हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे। बच्चे, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले लेक्चर की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब जो बचा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो इसकी डिफिनीशन मैंने लिख दी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to bring a charge from infinite to any point P। ठीक है, work done by external force to bring a unit positive charge। तो यहाँ ध्यान रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है कि +1 कूलाम को लाने में कहाँ से, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक जो हम वर्क डन करते हैं वही बच्चे हमारा उस पॉइंट P पर पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, किस चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई Q कर दिया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज, ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये कि Q इस साइड ले जाए तो ये इतना हो जाएगा। अच्छा, Vp माइनस V इनफाइनाइट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। Vp को Vp माइनस 0 लिख सकते हो। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट में बच्चे कंसीडर किया जाता है 0, तो यहाँ 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसने यहाँ ऐसे कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब हम इनफाइनाइट से P तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से P तक ला रहे हैं, तो ये है Vp माइनस V इनफाइनाइट। मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सी है? इनिशियल है आपकी ये और फाइनल है ये। ठीक है, हम क्या करते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो हमने वही किया। फाइनल कौन सा है, P पॉइंट है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल किया। ठीक है, कि अगर हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ला रहे हैं तो फाइनल वाला पॉइंट पर जो पोटेंशियल है माइनस इनिशियल वाला पॉइंट वाला पोटेंशियल। तो अगर यही इनफाइनाइट को मैं A मान लूँ और P को B मान लूँ, यानी A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाए, तो वही फाइनल पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट है, तो VB माइनस VA इंटू Q। तो आई होप ये वाला आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विल बी VB माइनस VA। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें याद रखना, आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, A से B ले जा रहे हैं, फाइनल B पर है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल जहाँ पर हो। अब यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने सीख लिया कि अगर A से B ले जा रहे हैं तो फाइनल ये है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू Q कर देंगे। वर्क डन बाय ELE क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बच्चे, वो जस्ट अपोजिट होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे ये A से B ले जाने पर VB माइनस VA हो गया ना, वैसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा फॉर A टू B इट विल बी Q इंटू VA माइनस VB। इसका जस्ट उल्टा है, ध्यान से देख लें, VB माइनस VA है, ये VA माइनस VB। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम A टू B। तो इसमें से आप कोई भी एक चीज़ याद रखें, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। इसमें चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला याद रख लो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स वाला याद कर लो। कभी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछे, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछे और आपको याद है एक्सटर्नल वाला, तो उसका जस्ट नेगेटिव कर दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करो, नेगेटिव कर दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल जाएगा। तो इनमें से कोई एक फार्मूला, इसमें से कोई एक फार्मूला याद कर लो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर आप एक्सटर्नल का याद कर लेते हैं, सपोज मैंने ये याद कर लिया, ठीक है, ये याद कर लिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, B फाइनल है तो V फाइनल है तो VB माइनस VA कर दिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछे तो मुझे इतना याद है कि जस्ट अपोजिट होता था, तो यहाँ माइनस साइन लगा दूंगा, तो ये VA माइनस VB हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक चीज़ बच्चे आप याद कर लें। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहले जाने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चे हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलाम होता है। अभी अभी हमने देखा ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वर्क डन Q इंटू V करके आ रहा था ना, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जूल, इसका कूलाम, तो जूल पर कूलाम इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और वोल्ट तो एक यूनिट होता ही है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यूनिट कोई पॉइंट चार्ज के कारण बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, तो कोई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल देखें, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो उस पर अगर पोटेंशियल देखें तो KQ/R। वही निगेटिव चार्ज हो गया तो माइनस KQ/R। इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। प्लस के लिए KQ/R, माइनस के लिए माइनस KQ/R। ठीक है,
अब ये प्यारा सा एक क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कैलकुलेट किया था लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से। एक रॉड है जिसका लेंथ L है, चार्ज उस पर Q है। पॉइंट P पर बच्चे हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल पॉइंट P पर। अब बोलोगे सर अगर पॉइंट चार्ज होता तो KQ/R बोल देते, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लें तो इसके कारण कुछ आएगा, यहाँ पर लें तो उसके कारण कुछ आएगा, यहाँ पर लें तो उसके कारण कुछ आएगा। मतलब चीज़ें कंटिन्यूसली जब वेरी करती हूँ तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की चार्ज के कारण कुछ आएगा, यहाँ के कारण कुछ, तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, इसका चार्ज हमने dq माना। हमें पता है बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो हमने एक छोटा सा इससे x डिस्टेंस पर, इस P से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dq ले लिया, और इसके कारण अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P देखें तो हमें फार्मूला पता है KQ/R होता है, तो यहाँ चार्ज dq है तो k dq बाई कितने डिस्टेंस पर ली है, x पर, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, dq क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड जब चार्ज होता है तो लैम्डा का हेल्प लो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सिग्मा का, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो रो का। यहाँ पर चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि लेंथ दिया है, तो यहाँ पर लैम्डा विल बी Q/L। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है, यानी यूनिट लेंथ में अगर चार्ज लैम्डा है तो इस dx लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। अगर यूनिट लेंथ में चार्ज आपका लैम्डा है तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। तो k dq की जगह बच्चे लैम्डा इंटू dx पुट कर दिया, x d vp, इंटीग्रेट करें, क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट अगर हम ध्यान से करें तो बच्चे यहाँ से इसके कारण हम अगर इस पर पोटेंशियल देखें पॉइंट P पर, तो k लैम्डा dx/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ln x हो जाएगा। ln x का जो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, तो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पॉइंट P से चार्ज तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये x = 0 है तो ये वाला x = L हो जाएगा और x = 2L। तो चार्ज तो हमारा L से 2L तक वेरी कर रहा है ना, इसलिए लिमिट विल बी L to 2L, k लैम्डा ln2, आप वैल्यू पुट करोगे तो ln2 हो जाएगा। अब ये बच्चे आया आपका क्या, ये k लैम्डा ln2। अब ये जो k लैम्डा ln2 आया है, तो लैम्डा की बात करें तो Q/L है, तो ये KQ/L ln2, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P टोटल, इतने चार्ज के टोटल यहाँ पर पोटेंशियल इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, ठीक है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग और डिस्क। रिंग और डिस्क में हमने डिफरेंस पढ़ रखा है, या रिंग क्या होती है, डिस्क क्या होती है। या रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था। अब हम पोटेंशियल देखते हैं। तो अगर इस रिंग का रेडियस r हो और उस पर टोटल चार्ज q हो, तो उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर, जो कि उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ये रिंग का एक्सिस है, और एक्सिस पर हम उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर जाएं, कोई पॉइंट P लें, तो वहाँ का पोटेंशियल होगा KQ/√R² + x², ठीक है। आप ही देखो, वैसे यार प्रूफ वगैरह के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमारे पास उतना टाइम है नहीं, बट फिर भी देख लो, r और x है तो ये √R² + x² होगा। सारे चार्ज, जितने भी चार्ज होंगे इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर होंगे, तो KQ/R, या r की जगह यही क्या हो जाएगा, ये वाला R² + x², तो वही फार्मूला है, ठीक है। उतना ज़्यादा हमें चक्कर में पढ़ना नहीं है, हमें फार्मूला याद रखना है ध्यान से। ये डिस्क है, डिस्क में भी सेम रेडियस r है, ठीक है। इसकी जो एरियल चार्ज डेंसिटी है, कौन सा, एरियल चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा अगर हो, ठीक है, सिग्मा अगर हो, तो इसके सेंटर से एक्सिस पर अगर हम x डिस्टेंस आगे चलें, एक्सिस पर ही, तो कोई पॉइंट P मिलता है, और उस पॉइंट P पर σ/2ε0 √R² + x² - x होता है फार्मूला। मिलता जुलता फार्मूला है काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड से, वहाँ पर ऐसा कुछ फार्मूला था, ठीक है। आप क्या करें, बस ऐसा याद रखें, इससे हमें √R² + x² से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये यहाँ जाकर
इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो तरीका बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स है डिस्टेंस ऑन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, आर इज द रेडियस, सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड की बात करेंगे। हॉलो में अंदर कुछ चार्ज नहीं होता, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सॉरी अर्थ बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी अगर यहाँ से आर डिस्टेंस जाएं, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए देख पा रहे होंगे आप, ये स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन आर, यानी रेडियस से छोटी है। तो जब ये लिखा हो आर इज लेस देन आर तो मतलब अंदर है, आर इज इक्वल टू आर हो तो सरफेस पर है, आर ग्रेटर देन आर यानी बाहर है। तो आर लेस देन आर के लिए देखें तो इसके अंदर जो भैया पोटेंशियल होता है, इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई कैपिटल आर होता है। सरफेस पर जितना उतना ही अंदर, किसके केस में, हॉलो स्फीयर के केस में, जितना अंदर होगा पोटेंशियल उतना ही सरफेस पर होगा। बाहर जैसे ही निकलेंगे तो बाहर निकलते ही ये स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगता है। कैसे, एज अ पॉइंट चार्ज। तो जब हम इसके बाहर आ गए यानी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया, तो हम इसके बाहर आ गए, तो उस टाइम पर ये जो स्फीयर है एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगता है। और पॉइंट चार्ज के कारण आपको पता है क्या होता है, के क्यू बाई आर। ग्राफ ड्रॉ करें, आर इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल है इतना, और अंदर हर जगह इतना ही है, कितना, के क्यू बाई आर। ठीक है, मतलब ये आर इज इक्वल टू 0 है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये आर इज जब आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है दिस इज फॉर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और उसके लिए पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर है। यानी जब हम यहाँ से चलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आर लेस देन आर के लिए तो पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, कितना है, के क्यू बाई आर है। उसके बाद हम जब देखें यहाँ पर पहुँचे आर इज इक्वल टू आर पर, तो वहाँ पर भी के क्यू बाई कैपिटल आर है। ठीक है, अब जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी बाहर आ गए, तो बाहर के लिए ये जो आपका पोटेंशियल है वो हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, कुछ कुछ हाइपरबोला टाइप का। तो ये बच्चे आर बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है कुछ इस रिलेशन के साथ, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। ग्राफ अगर आप थोड़ा सा फार्मूला याद होगा तो बहुत ही ईजिली आप ग्राफ अगर कभी इनकेस एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत ही ईजिली इसको ड्रॉ कर पाएंगे। सॉलिड स्फीयर की बात करें, हर चीज़ मिलता जुलता है, इनसाइड वाला चेंज हो जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी केवल इनसाइड, सॉलिड और हॉलो में सब कुछ मिलता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, इन दोनों केसेस के लिए यानी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन वहाँ हॉलो के अंदर 0 हो जाती थी और सॉलिड के अंदर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी। यहाँ पर भी अगर हम हॉलो की बात करें तो यहाँ पर के क्यू बाई आर है, समथिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन चार्ज, और इनसाइड यहाँ पर भी कुछ अलग है। ठीक है, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड हो या हॉलो हो, सरफेस और सरफेस के बाहर के लिए सेम चीज़ें रहती हैं, लेकिन इनसाइड चेंज होता है दोनों केसेस में, सॉलिड और हॉलो में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने देखा हॉलो के लिए तो इनसाइड पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर है, और सॉलिड के लिए इनसाइड जो पोटेंशियल है आर लेस देन कैपिटल आर के लिए जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, सिली सी ट्रिक है बट शायद याद हो जाए। के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इतना याद करना पड़ेगा, फिर ये 3 को नीचे ले आएँ और 2 को ऊपर ले जाएँ तो यहाँ 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर करें, बहुत बड़ी ट्रिक नहीं थी बट इसमें अक्सर ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, 2 आर क्यूब और 3 आर स्क्वायर में, तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, 3 को नीचे ले जाए 2 को ऊपर चढ़ा दें तो ये 3 आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल फॉर द इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये किसके लिए है, इनसाइड के लिए। सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर वगैरह पता ही है आपको। सेंटर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सेंटर पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो फॉर द सेंटर तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर क्या होता है, आर होता है किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से सेंटर की ही डिस्टेंस मेजर करोगे तो आर की वैल्यू 0 हो गई। तो इस फार्मूले में आर की वैल्यू 0 रखो, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर हुआ, नीचे ये 2 आर क्यूब रहेगा ही, 3/2 होगा
इससे ये कटेगा तो यहाँ एक आर बचेगा, तो ये बचा के क्यू बाई आर और ये 3/2, यानी सेंटर पर जो आपका पोटेंशियल होगा दैट विल बी 3/2 के क्यू बाई आर। तो एक चीज़ हमें ये पता चली कि सरफेस पर तो है के क्यू बाई आर, सरफेस पर तो के क्यू बाई आर है और सेंटर पर 3/2 के क्यू आर यानी 1.5 के क्यू बाई आर। तो कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, सरफेस पर या सेंटर पर? सरफेस पर नहीं है, सेंटर पर है, दिख रहा है 3/2। तो r इज इक्वल टू 0 पर हमें पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर मिला। फिर r इज इक्वल टू कैपिटल R के बीच देखें अगर हम, तो यहाँ पर पोटेंशियल और r के बीच समथिंग पैराबोलिक रिलेशन है, जैसे y इज इक्वल टू -x² होता है ना, कुछ उस तरीके का है। माइनस साइन ये देखें r² के सामने माइनस साइन लगा है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा और पैराबोलिक रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब ये y एक्सिस पर v है, x एक्सिस पर r है, तो इन दोनों के बीच अगर ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो दिस विल बी पैराबोलिक, निगेटिव की वजह से डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का शेप दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या हुआ आगे, फिर ये सरफेस पर तो के क्यू बाई आर ही हुआ, तो के क्यू बाई आर लिख दिया। फिर r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए अगेन ये हाइपरबोला टाइप का कुछ इस तरीके का रिलेशन आ गया, जहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो ऐसे ग्राफ हम बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी। इतना पहले आप नोट करें, फिर हम आगे की चीज़ें देखते हैं। नोट डाउन, ठीक है। तो आई होप फार्मूले बच्चे आपको सारे याद हो गए होंगे, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लें। देखो इसमें बच्चे दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर हैं, दोनों के दोनों हॉलो स्फीयर हैं, ये भी हॉलो ये भी हॉलो, ठीक है। दोनों का चार्ज और रेडियस दिया, इसकी रेडियस r है, बाहर वाले का 2r है, अंदर वाले का चार्ज प्लस q है, बाहर वाले का -2q। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर आपसे पोटेंशियल पूछा गया है। तो सबसे पहले आइए VA का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। VA पर इस पॉइंट A पर तो पोटेंशियल होगा, A B C पर 3 जगह पोटेंशियल पूछा गया है, तो तीनों पर दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। तो हमें नहीं पता था किस कारण होगा किस कारण नहीं, तो मैंने क्या किया, पॉइंट A पर इसके कारण लिख दिया, क्या इसके कारण लिख दिया बच्चे कि V1 इस पॉइंट A पर पहले के कारण पोटेंशियल और दूसरे के कारण। पहला आप इसको मान लें, दूसरा आप इस स्फीयर को मान लें, ठीक है। तो पहले स्फीयर का ये जो पॉइंट A है ये पहले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, कहाँ, अंदर। और जब भी हॉलो स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट हो तो उस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई कैपिटल R, मतलब उसकी रेडियस के बराबर। तो इसका चार्ज कितना है, के क्यू है पहले वाले का, और इसकी रेडियस कितना है, R है, लिख दिया। ये पॉइंट A अगेन दूसरे वाले के भी अंदर लाई कर रहा है, तो दूसरे पॉइंट A जो है, ये पॉइंट A है, दूसरे वाले के भी अंदर लाई कर रहा है। तो दूसरे की वजह से अगर देखें तो पॉइंट A एज अ इनसाइड पॉइंट काम करेगा दूसरे वाले के लिए भी, तो के क्यू बाई R की तरह काम करेगा। बट बाहर वाले का चार्ज कितना है, -2q है, तो -2q लिख दिया दूसरे स्फीयर का। दूसरे स्फीयर का रेडियस कितना है, 2r है, तो 2r लिख दिया। तो यहाँ देखें ये माइनस माइनस कट करिए, हो जाएगा 0, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी 0। फिर पोटेंशियल एट पॉइंट B की चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट B भी दोनों की वजह से होगा। B पॉइंट कहाँ है, B है यहाँ पर, तो पहले के बाहर लाई कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट B है ये पहले वाले स्फीयर की वजह से, इस पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो पहले वाले स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। जब भी बाहर लाई करे कोई पॉइंट तो उस पर पोटेंशियल कितना होता है स्फीयर की वजह से, हॉलो स्फीयर, के क्यू बाई स्मॉल r। तो के चार्ज है उसका, क्यू r मतलब सेंटर से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, OB है, तो OB लिख लो, नहीं पता तो OB लिख लो, ठीक है। प्लस दूसरा स्फीयर की बात करते हैं, ये पॉइंट B दूसरे वाले स्फीयर के तो अंदर ही लाई कर रहा है, तो वो एज अ अंदर जैसे पोटेंशियल होता है, तो दूसरे स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट B। दूसरे स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा, जब भी पॉइंट अंदर लाई करे तो क्या होता है, के क्यू बाई R। तो दूसरे वाले स्फीयर का चार्ज कितना है, -2q अपॉन R। के क्यू बाई R बोलता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना क्या जाएगा, के क्यू बाई R लिख देंगे, ठीक है। वो तो फार्मूला है बच्चे, सेकेंड स्फीयर पे अगर के क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो उस फार्मूले से रिलेट करेंगे कि रियल में कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे स्फीयर पर जो चार्ज है, क्यू की जगह -2q हो जाएगा, दूसरे स्फीयर की रेडियस R है, तो R की जगह 2r हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया उसका पोटेंशियल एट पॉइंट B। पोटेंशियल एट पॉइंट C आप मुझे खुद से बताइएगा होमवर्क में, ठीक है। दिस इज़ फॉर होमवर्क। पोटेंशियल एट पॉइंट C दोनों की वजह से, मतलब ऑब्वियस है, नेट ही बताओगे कि पहले की वजह से कितना आया
प्लस दूसरे की वजह से कितना आया। दिस इज फॉर होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें था एक सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पर यहाँ पर एक -q चार्ज रखा हुआ है, उसके बाद बोला कि इसकी रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है, और सब कुछ बोला, सेंटर पर माइनस चार्ज q, मास m, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल लाइंग एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पार्टिकल लाई कर रहा है उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो यार, एस्केप वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो, ग्रेविटेशन में भी सीखोगे, बट यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी कितनी दे दें कि वो एस्केप कर जाए, एस्केप मतलब भाग जाए, ठीक है। तो हम इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दें, इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दें कि ये भाग जाए। भागने का मतलब कि भाग के इसके अफेक्ट से बाहर चला जाए, यानी इनफाइनाइट पर पहुंच जाए, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को कितनी वेलोसिटी दे दें कि वो भाग जाए पूरे सिस्टम से बाहर, यानी इनफाइनाइट पे चला जाए। तो हमने माना हमने इसको u वेलोसिटी दिया और ये इनफाइनाइट पर चला गया। कहाँ पर चला गया? इनफाइनाइट पर चला गया। आपसे पूछ रहा है भाई कि कितनी स्पीड हमें देनी चाहिए कि एस्केप कर जाए यानी इनफाइनाइट पर चला जाए। हमें पता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इनफाइनाइट पर बच्चे हम पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मानते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो मानते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ही यही होता है कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई होगी और पोटेंशियल भी जीरो हो गया। इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल पता ही है जीरो हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो पता ही हैं कि एट इनफाइनाइट यानी पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितनी स्पीड हम दें। तो ऑल फोर्सेस में यहाँ कौन सा फोर्स दिख रहा है? मुझे तो यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लिया, डेल्टा के लिख लिया। डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल मतलब ये इनफाइनाइट पर चला जा रहा है, इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, फाइनली ये कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनफाइनाइट पर जीरो हो जाएगी। इनिशियल यहाँ इसको आपने कितना दिया है? u स्पीड दिया है, तो इट विल बी हाफ mu²। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी अभी हमने सीखा है, क्या लिखते हैं, कहाँ से कहाँ चार्ज जा रहा है? c से इनफाइनाइट जा रहा है, यानी c से इनफाइनाइट जब भी जाए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी vc माइनस v इनफाइनाइट। ये तो लिख लोगे ना कि इसमें कोई डाउट आएगा आपको? चार्ज यहाँ पर -q है तो इसलिए यहाँ पर -q लगा लें। तो आई होप ये समझ जाओगे आप कि चार्ज अगर कोई भी चीज़ है वो a से b जा रही है तो यहाँ va माइनस v हो जाता था। यार फार्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो इसको याद कर लेना पक्के से। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स a से b जब जाए, a से b जाए तो va माइनस vb, ठीक है, va माइनस vb, जो यहाँ हो वही यहाँ। तो इनमें से कोई भी एक याद कर लो, अगर एक याद कर लेते हो तो उसका जस्ट अपोजिट जैसे मान लो तो आपको ये याद रहता। तो a से b जाता है तो vb माइनस va हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लिखना है तो va माइनस vb कर दोगे, ठीक है। कोई एक फार्मूला आप याद कर लो, मैंने तो बता दिया, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज डेल्टा के, ये यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन c से इनफाइनाइट जा रहा है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखते हैं vc माइनस v इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -q इंटू पोटेंशियल एट सेंटर। तो c पर पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पर पोटेंशियल होता है 3/2 kq/r। अब ये मुझसे मत पूछना ये कैसे पता आपको, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था कि सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज 3/2 kq/r, ग्राफ भी बनवाया था। तो ये -3/2 kq/r हो जाएगा और यहाँ पर -mu²/2। इससे ये पॉजिटिव हुआ, 2 से 2 कटा, u² हो गया आपका 3kqq/mr, ठीक है, यानी u विल बी 3kqq/mr की पावर 1/2। यानी भैया आपको इतनी एस्केप स्पीड देनी पड़ेगी तभी ये एस्केप कर पाएगा, ठीक है। इसको बच्चे आप नोट करें, फिर हम आगे की चीज़ें लेते हैं। नोट डाउन।
ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। मैं इनफाइनाइट से किसी स्मॉल पॉजिटिव Q चार्ज को बहुत ही स्लोली पॉइंट P तक लाता हूँ। कहाँ तक? पॉइंट P तक लाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बच्चे, जैसे यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज रखा है, तो जब मैं इसको लाऊंगा तो ऑब्वियसली ये रिपेल करेगा उसको। ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करके इसको धीरे धीरे यहाँ तक लाया। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बहुत स्लोली लाने में इसको काम किया, जो हमने वर्क किया, वही बच्चे पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज टू ब्रिंग द प्लस Q चार्ज, जो भी है मतलब आप वही मान सकते हैं कि प्लस Q मान लें। ठीक है, अभी के लिए फॉर द एग्जांपल, लेकिन माइनस Q भी होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P को ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P बोलोगे। जिस चार्ज को ला रहे हो, मान लो मैंने Q चार्ज को ला रहा हूँ, Q को समय पढ़ने पर पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, नेगेटिव भी रख सकता हूँ। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P क्या होगा? इट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। जितना हम वर्क डन करते हैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसी को UP से रिप्रेजेंट किया। अब आप बोलोगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक चीज़ आपने बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है कि Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो, ये इनफाइनाइट से P ला रहे हो, तो फाइनली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला मैंने बताया था, जब आप इनफाइनाइट से P लाओ तो फाइनल P है ना, तो VP माइनस V इनफाइनाइट। हमें पता है V इनफाइनाइट 0 होता है, तो बचा ये, यानी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उससे अगर हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या पोटेंशियल किसी पॉइंट पर देखें, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही ईजी चीज़ है कि पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल एनर्जी पा लो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन में मैंने बहुत ही इस पर मतलब डिटेल में बताया भी था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बच्चे, दैट इज माइनस डेल्टा U के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव की जगह मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रख दिया, ये भी माइनस डेल्टा U के बराबर होगा। हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे अगर आप, तो साफ साफ देखो, अगर माइनस को मैं इस साइड ले चलाऊँ तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी डेल्टा U, तो इसकी जगह बच्चे मैंने डेल्टा U रख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आप माइनस डेल्टा U रखोगे तो माइनस माइनस वैसे भी ये प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो माइनस डेल्टा U होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो आपको पक्के से याद होगा। ठीक है, बताया था बहुत ही ज़्यादा, इस पर बहुत सारी चीज़ें भी कराई थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा U। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड विल बी माइनस डेल्टा U एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी प्लस डेल्टा U हो जाएगा। रीज़न आपको पता है क्योंकि उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, बोला है कि अगर यहाँ से कोई चार्ज मैं प्रोजेक्ट करूँ, यहाँ पर जाए, ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा इसके हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं तो बताऊँगा ही कि देखो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इस पार्टिकल की इन्होंने यहाँ से रिलीज किया, तो रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, इसकी अट्रैक्शन 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 बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। स्पीड इसकी बच्चे यहाँ तक आने तक इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी लगातार। लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, फिर देखो यार आप ही सोचो ना, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, पहले तो अट्रैक्शन लग रहा था, फिर जब ये यहाँ चला गया तो ऑब्वियस है हमेशा ये अपने सेंटर की तरफ ही तो खींचना चाहेगा निगेटिव चार्ज को ना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, वो हमेशा अपने सेंटर की तरफ ही तो खींचना चाहेगा ना। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो उसको भी अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज था ऐसे आ रहा था, पहले तो ये अपने सेंटर की तरफ खींच रहा था, लेकिन जैसे इसने इसके सेंटर को क्रॉस किया, यहाँ पर पहुँचा निगेटिव चार्ज,
फिर ये इसको अपनी तरफ खींचने लगा, अपनी तरफ अब भी खींच रहा है, लेकिन आप सोचो यहाँ तक तो इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में थी, सेंटर तक पहुँचने के पहले इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में थी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी। लेकिन जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा इसकी स्पीड भैया इस डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन फोर्स लगने लगा अपोजिट। तो ध्यान से देखो, जैसे ही सेंटर को क्रॉस करा स्पीड तो अब भी लेफ्ट है, लेकिन फोर्स लगने लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस सेंटर के बाद इसका रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, स्पीड घटने लगेगी। इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि चूंकि इसकी स्पीड लगातार सेंटर तक बढ़ी, उसके बाद घटने लगी, यानी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो सेंटर पर ही होगी। ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ होगी, क्योंकि इसने बस बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, यानी m मास के पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कहाँ, मतलब कितनी होगी। तो कितनी बताने के पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कहाँ पर होगी, तो सेंटर पर होगी। आई होप ये क्लियर होगा कि सेंटर पर क्यों होगी इसकी। हमें एक चीज़ पता चल गई कि मैक्सिमम जो इसकी स्पीड होगी वो सेंटर पर होगी। यहाँ पर इनिशियल 0 है, डेल्टा के इज बर्डन बाई ऑल फोर्सेस होता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। ऑल फोर्सेस में मुझे यहाँ केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है। चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है, इस पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट सी है ही, तो चार्ज जा रहा है बच्चे ए से सी, ठीक है। ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रहा है ना, ए से सी गया, तो बर्डन बाई ऑल फोर्सेस होता है। ऑल में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा, तो बर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब चार्ज ए से सी तक गया होगा, ठीक है। डेल्टा की ही बात करें तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल इसकी स्पीड कितनी है? 0 है, तो इनिशियल 0 मान लो। फाइनल कौन सा? ये इनिशियल कंडीशन हो गई। फाइनल हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो इनिशियल ये हो गई, यहाँ से चला फाइनल यहाँ पर पहुँचा, तो के फाइनल इज बेसिकली स्पीड एट दिस पॉइंट, जिसको आप वी मैक्स मान चुके हो। तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चे चार्ज, हमें पता था, याद होगा अगर आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज लिखोगे और ए से सी अगर जा रहा है, ए से सी जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ए माइनस सी, अगर यहाँ ए दिखे ए सी दिखे तो वी ए माइनस वी सी, यही अभी एक्सटर्नल होता तो वी सी माइनस वी ए करना पड़ता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फार्मूला देखो मुझे याद है, तो इसलिए डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप में से भी कई लोगों को पक्के से याद होगा, ऐसी मेरी कामना भी है, इच्छा भी है और यकीन भी है कि आपको याद होगा। देखो वी ए माइनस वी सी हुआ, चार्ज क्यू कौन सा है? चार्ज माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू कर दिया, ठीक है। पोटेंशियल एट ए, ये पॉइंट ए इस स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, और जब भी कोई चीज़ स्फीयर के बाहर लाई करे तो उस पॉइंट, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज काम करेगा, तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा के क्यू बाई 2r, और सी पर कितना हो जाएगा? सी पर पोटेंशियल हो जाएगा बच्चे, सेंटर है तो 3/2 के क्यू बाई आर, तो 3/2 में एक गया, तो ये बेसिकली 1/2 माइनस 1.5 हो गया, 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस के क्यू बाई आर, या फिर के क्यू बाई आर, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करें, m/2 वी मैक्स स्क्वायर हुआ, और ये हो गया के क्यू क्यू बाई आर, तो वी मैक्स विल बी के क्यू क्यू 2/mr की पावर 1/2, एंड दिस विल बी योर मैक्सिमम स्पीड। इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मतलब अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, या फिर इवन किसी स्फेरिकल या हॉलो स्फीयर का भी चार्ज हो, तो उसका हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसका जो डिफिनीशन वो ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर्म अ सिस्टम। मतलब एक देखो इनफाइनाइट से एक चार्ज हम लाए होंगे, यहाँ लाए होंगे, फिर दूसरा चार्ज इनफाइनाइट से जब ला रहे होंगे तो ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, तो हमें इस चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। उसी तरीके से इस चार्ज को जब इनफाइनाइट से लाएंगे यहाँ तक तो भी कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वही जो बच्चे टोटल वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्जेस
टू दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जैसे इस चार्ज को मैंने लाया इनफाइनाइट से, इसको लाया, इसके लाया, तो यहाँ पर चूंकि ये म्यूचुअल इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन हमने इनको दूर से लाया, कुछ वर्क करके इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो इसी प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मल्टीपल चार्ज सिस्टम। ठीक है, मतलब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही होती है जो हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करके इस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। फिर से सरल लैंग्वेज में समझें, क्योंकि कोई सिस्टम है, चार्ज का ट्रायंगुलर सिस्टम हो सकता है या हो सकता है रेक्टेंगुलर सिस्टम हो। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम भी हो सकता है कि आप चार्ज यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल एजेंट ने हमारे वर्क किया वही बच्चे इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वर्क डन जितना हम करते हैं वही स्टोर हो जाती है। यही सिंपल सा चीज़ होता है। अब आप इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में लिखा है, वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्जेस टू दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अब एक मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल, मान लो ये चार्ज कहीं से लाया हूँ, 3 चार्ज का सिस्टम फॉर्म किया, तो बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखें अगर हम, तो देखो बच्चे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच होगी, इसको आप पहला मान लो, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहले का दूसरे के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले का तीसरे के साथ, और तीसरे का दूसरे के साथ, या दूसरे का तीसरे के साथ। कुछ बच्चे बोल देंगे U31 भी तो होगा सर। नहीं बच्चे, वो 1-3 में ही काउंट हो गया। एक का 3 के साथ लो या 3 का एक साथ लो, एक ही चीज़ तो हुई ना। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कारण और इसका इसके कारण। ठीक है, तो यही 3 हुआ। तो U12 का अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, अगर U12 का देखें तो U12 का क्या होगा, KQ² यही तो होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V होता है। V क्या होता है, V होता है बच्चे KQ/R, यही होता है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा KQQ/R। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब जैसे कुछ बच्चों को शायद इसमें उनको लगेगा सर पोटेंशियल एनर्जी सच में क्या होता है, मुझे तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। देखो यहाँ पर जैसे ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज ये है। ठीक है, अगर सोर्स चार्ज यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इससे P डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इस सोर्स चार्ज के कारण, अगर इसकी डिस्टेंस R मान लो तो KQ/R हो जाएगा। ठीक है, KQ/R हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लाए हो तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P कैलकुलेट किया था वो क्या हो जाएगा, Q इंटू VP। VP मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट विल बी KQ/R। तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है सच में कितनी आ रही है, Q1 Q2 बोल सकते हो, या K इंटू Q/R। ये बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है। आई होप अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी लग रहे हैं, 2 चार्ज है, दोनों Q है तो Q²/A कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस ये है। 1 और 3 के देखें तो 1 ये है, 3 ये है, इसका भी आप इसी तरीके से लिख दोगे KQ²/A। 2 और 3 का देखें तो उसके बीच भी बच्चे हम KQ²/A लिख देंगे, तो ये हो गया 3KQ²/A। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया कुछ इस तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 3KQ²/A की, तो यार देखो इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम इसका तो कैलकुलेट कर लिए कि 3 सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लिए। अब इसी का अगर मैं बोल दूं इसका तुम कैलकुलेट करके बताना मुझे, स्क्वायर का, आप शायद कर लो, कुछ बच्चे कर लेंगे। वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि सर इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, इस तरीके से लिख के करेंगे। लेकिन बच्चे ये थोड़ा सा जो प्रोसीजर है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब अभी यही मैं ये तो मतलब चलो स्क्वायर है, पेंटागन कर दूं, हेक्सागन कर दूं, तो फिर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से हमें बचना है।
हमने इससे बचने के लिए एक फार्मूला लिया कि यू ऑफ सिस्टम जो ये हमने यहाँ पर दिखाया है, इसका जो फार्मूला होता है, अगर इस तरीके से सिस्टम हो और आपसे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आप बोलोगे n/2 u ऑफ एनी वन विथ अदर्स। n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। अभी जैसे इसका आपको कैलकुलेट करने का कोई बोल दे, कैसे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर दोबारा इसका इसके साथ, इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। ये क्यू सारे के सारे क्यू हैं, ठीक है। तो देखो u ऑफ एनी वन विथ अदर्स यही है। तो ट्राइंगल वाला अगर हम करना चाहें, इसका फार्मूले से हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? n/2 करेंगे, मतलब 3/2। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 3 है, तो 3/2। u ऑफ एनी वन विथ अदर्स, किसी एक को उठा लें। इसको मैंने उठाया, इसका अदर के साथ देख लो, इसका इसके साथ कितना है? kq²/a। इसका इसके साथ कितना है? kq²/a। ये हो गया 3/2 इंटू 2 kq²/a, ठीक है। तो 2 से 2 कटा और ये हो गया 3 kq²/a। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो देखो फार्मूले से वही आंसर आया जो इससे आता है, ऐसे एक एक करके लिखने पे। तो इसलिए इस वाली चीज़ों से बचें, ये फार्मूला याद रखें और तब आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर पाएंगे। अब जैसे इसका हो गया क्यूब बोल दिया, इसके सारे कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें कैसे करना है? देखो n/2 करना है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो मुझे तो दिख रहे हैं 8, तो 8/2 करा। u ऑफ एनी वन विथ अदर, इसका मैं चलो इसको मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। u ऑफ एनी वन विथ अदर देख लेना है, तो चलो मैंने इसको माना, इसका सबके साथ देख लूँगा, उसके बाद मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने इसका इसके साथ देखा, इसका इसके साथ देखा, अगेन इसका इसके साथ देखेंगे, इसका इसके साथ देखेंगे, तभी सही आंसर आएगा। ये नहीं कि एक का इसके साथ देख लिए। अभी यही आपका होता रेक्टेंगल का 1 2 3 4, आप 1 का 2 के साथ देखते, 1 का 3 के साथ देखते एंड अगेन 1 का 4 के साथ देखते, तो क्या इससे कंप्लीट हो जाता? नहीं। अब फिर आप 2 का उठाते, 2 का 3 के साथ देखते, 2 का 4 के साथ देखते, ठीक है। फिर 3 का उठाते, 3 का 4 के साथ देखते, ठीक है। फिर देखना 3 का 1 के साथ मत देख लेना, क्योंकि वो इसी में काउंट हो गया होगा। 3 का 2 के साथ भी नहीं देखना है, क्योंकि वो इसी में काउंट हो गया होगा। तो देखो इतना चीज़ें लिखना पड़ता, अगर केवल 4 में इतना हमें लिख लिख के ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो अब अगर इसमें है जो आपका क्यूब है, क्यूब में तो अगर इस मेथड से करोगे तो भैया जन्मों तो नहीं लगेंगे, बट 15-20 मिनट तो खर्चा ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे कभी इसको उस मेथड से करने का प्रयास करेंगे, u12 + u23, तब इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस वो समझेंगे, ठीक है। बट प्रयास मत करना, आप टाइम वेस्ट मत करना, आप लोग स्मार्ट लोग हो, ठीक है। u ऑफ 1 विथ अदर्स, तो u का 2 के साथ, u का मतलब 1 का 2 के साथ देख लिया, 1 का 3 के साथ देख लिया, 1 का ही 4 के साथ देख लिया, 1 का ही 5, 1 का ही 6, 1 का ही 7 के साथ देख लिया और 1 का ही 8 के साथ देख लिया, ठीक है। तो टोटल 7 टर्म हो गई, किसी एक का सबके साथ देख ले बस। और फिर ये नहीं करना है कि 2 का अगेन 3 के साथ देखें, वो सब कर, अगर इस मेथड से करोगे, अगर इस मेथड से करोगे तो करना ही पड़ेगा कि फिर u का 2 का 3 के साथ देखा, 2 का 4 के साथ देखा, वो नहीं करना है। u ऑफ एनी वन विथ अदर्स कर लें और यहाँ n/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका पूरा सही वाला आंसर आ जाएगा। तो ये तो 4 हो गया। 1 का 2 के साथ देखो, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ क्या हो जाएगा बच्चे? इनके बीच की डिस्टेंस a है, तो ये हो जाएगा kq²/a। 1 का 3 के साथ देखो, 3 कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसके बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये हो जाएगी कुछ a√2, ठीक है। ये तो a√2 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल है ना। तो ये हो गया बच्चे kq²/a√2 प्लस 1 का 4 के साथ देखो, 4 कहाँ है? 4 यहाँ है, एकदम अपोजिट डायगोनल
1 4, 4 एकदम अपोजिट डायगोनल है बच्चे, तो डायगोनल की लेंथ होती है a√3। तो यहाँ पर आप लिख लोगे KQ² a√3 प्लस 1 का 5 के साथ देखो, 5 कहाँ है, 1 ये है और भैया 5 कहाँ है, 5 ये है, ठीक है। तो इसी डायगोनल पे है, तो ये भी एक तरीके का a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो चाहे लिख लो KQ² a√2। फिर 1 का 6 के साथ देखो, 1 का 6 के साथ देखेंगे हम, 1 ये है, 6 कहाँ है, 6 ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है, तो यहाँ पर आप KQ² a लिख देंगे। प्लस 1 का 8 के साथ देख लो, 8 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर भी बच्चे KQ² a लिख लो। तो देखो a वाले कितने हैं, a वाले 3 मिल जाएंगे, a√2 वाले आपको 3 3 6 हो गए। 1 का 7 के साथ भूल गए हम लोग, 7 के साथ भी वाला कर लो। देखो 1 का 7 के साथ, 1 ये है, 7 ये है, इनके बीच की डिस्टेंस a√2 है, तो वो भी KQ² a√2, ठीक है। तो देखो एक का अदर के साथ करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो 2 का फिर करते 3, फिर 3 का उठा के करते तो बहुत लंबा पड़ जाता, ठीक है। बस इसको आप ऐड कर लो। देखो ये 3 है, a वाले 3 है, ठीक है, फिर a√2 वाले भी 3 है, a√3 वाला केवल 1 है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, यही बच्चा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पक्के से याद रखना, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल समझते हैं। अगर आपने वर्क पावर बच्चे अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद ये इससे मिलता जुलता फार्मूला आपने देखा रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमें दी होती थी तो हम फोर्स देख लेते थे उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी न देख के केवल पोटेंशियल दे तो उसको डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, वही से उसी से मिलता जुलता है। अगर वो फार्मूला याद होगा आपको तो ये इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ E क्या है, E है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, V है पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और पोटेंशियल पूछा है तो आंख बंद करके ये वाला फार्मूला याद कर लें, E.dr इज इक्वल टू इंटीग्रल विथ नेगेटिव साइन आपको dv दे देगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस E.dr। अभी इसी को मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसी को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये dv बचेगा और ये बचेगा बच्चे माइनस E.dr, या फिर इसी को आप dv/dr इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं। तो वही वाला इसका एक फॉर्म ये भी होता है कि E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस dv/dr टर्म भी आप याद रखेंगे, इसी से बना है, डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ जाएगा, ठीक। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E.dr करके पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब मान लो कहीं पर पोटेंशियल दिया है, कहीं पर पोटेंशियल दे देता है और अगेन आपसे क्या पूछता है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे देता था, फोर्स पूछता था, वही सेम चीज़ यहाँ पर पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। तो पोटेंशियल दिया हमें तो ये पता है माइनस dv/dr, लेकिन वो x/y/z के फॉर्म में देगा। वहाँ पर जो ये v होगा ना बच्चे, जनरली x/y/z का फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप dv/dr को ही अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड EXi कैप EYZ कैप, ये तो हो ही गई वेक्टर फॉर्म में। तो EX का मतलब वही माइनस dv/dr जो है ना, R क्या है, R इज बेसिकली x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो वही डेल x ऑफ v हो गया EX की जगह, EY की जगह डेल y ऑफ v हो गया, EZ की जगह डेल z ऑफ v हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी वाले फार्मूले याद होंगे तो ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा, बहुत ईजिली। कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आई जे के कंपोनेंट होते हैं। आई वाला हो गया इतना, क्योंकि dv/dr होता है तो r की जगह x रख दिया, dv/dr होता ही है तो y वाले में y रख दिया, z वाले में z रख दिया, ठीक है। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपको याद रहेगा। इतना बच्चे पहले आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन, ठीक है। तो देखो यार, मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फार्मूले बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि यही फार्मूले ग्रेविटेशन में भी काम आ जाते हैं। सारे के सारे ग्रेविटेशन में हो सकता है 3-4 फार्मूले ही एक्स्ट्रा आपको मिले, अदरवाइज सारे के सारे यही वाले फार्मूले वहाँ पर भी हमारे काम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो आप सारे के सारे फार्मूले याद रख लेना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि किसको किस चीज़ से रिप्लेस करे तो ग्रेविटेशन के फार्मूले वहाँ से बन जाते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन है आपका कि v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, बोला इफ अ चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज इतना, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और इसी पार्टिकल का जो चार्ज है वो +2 कूलम है, ठीक है, इज रिलीज्ड इन दिस फील्ड ऑफ पोटेंशियल v, यानी ऐसी फील्ड में रिलीज किया जाता है जहां पर पोटेंशियल इतना था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यार एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, ये हमें पता है, फोर्स अपॉन मास होता है हमें पता है। मास तो यहाँ पर 1 kg दे दिया तो हमने 1 kg पुट कर लिया। फोर्स क्या होता है, यहाँ पर फोर्स लग कौन सकता है, चूंकि ये साफ साफ दिख रहा है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन उठाता हूँ, देखता हूँ कि मतलब पूछ क्या रहा है बच्चे, हमेशा आप क्या करिए देखा करिए पूछ क्या रहा है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, मास दिया था रख दिया, हमें पता है फोर्स तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो क्यू ई ही होगा। अब क्यू क्या है, क्यू 2 कूलम है तो 2E/1 यानी 2E हो गया। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, नहीं पता, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है कि अगर हमें V पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या फार्मूला है बच्चे, del V बाई del X I कैप माइनस del V बाई del Y J कैप माइनस del V K कैप, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है कि अगर V पता हो तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। अब ये मैंने बताया था दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, किस टाइप का डिफरेंशिएशन है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट होगी, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एंड z कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ v की जगह 4x प्लस 3y रखा मैंने, माइनस del b बाई del y, यहाँ कितना, यहाँ पर भी 4x प्लस 3y j कैप माइनस del z 4x प्लस 3y k कैप, ठीक है। ये आई होप यहाँ तक आई सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब आप जब बच्चे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, 3 तो कांस्टेंट था ही, y भी कांस्टेंट हो गया, ये हो गया del x ऑफ 4x, तो 4 बच्चे बाहर चला जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा कांस्टेंट है, और x क्या हो जाएगा, del x ऑफ x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, निगेटिव साइन लगा ही लिया, आई कैप हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4x पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर 3y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 और del y ऑफ y 1 हो जाएगा, तो j कैप। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बिली -4i कैप माइनस 3j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमें पता चल चुकी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -4i कैप माइनस 3j कैप, यानी इट विल बी -8i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आई होंगी। फिर सेल्फ एनर्जी की बात करते हैं बच्चे। सेल्फ एनर्जी होता है मतलब थोड़ा सा जान लें कि किसी भी चीज़ को, जैसे स्फीयर है यही है, तो हम एक एक चार्ज ला के बनाए होंगे ना इसको, ऐसे तो होगा नहीं अचानक से प्रकट हो गया हो, पहले छोटा सा चार्ज लाए फिर लाए, इस तरीके से हमने एक हॉलो स्फीयर फॉर्म किया विथ चार्ज Q एंड रेडियस R। तो वही फॉर्म करने में जो एनर्जी हम लगाते हैं, जो हम वर्क करते हैं बच्चे, वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और उसी को हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं कि उसकी इतनी उसकी सेल्फ एनर्जी होगी। तो हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी जो होती है, सेल्फ एनर्जी को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इनसाइड और इसके आउटसाइड। तो इनसाइड वाला 0 होता है हॉलो स्फीयर का, आउटसाइड होता है 0.5 kq²/r। टोटल इसको ऐड कर दो तो टोटल सेल्फ एनर्जी पता चल जाती है हॉलो स्फीयर की 0.5 kq²/r। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैंने लिखा है, सिंपल फॉर्म में याद हो जाएगा आपको चुटकी बजाते ही। सॉलिड स्फीयर मतलब चार्ज हमने ये सिस्टम फॉर्म करने में जो वर्क किया होगा वही इसकी सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा।
इसका जो इनसाइड होता है, इनसाइड 0.5 kq²/r, बाहर वाला इसका सेम एज इट इज, ठीक है। बाहर तो क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है ना, स्फीयर के बाहर वाली कंडीशन तो दोनों की सेम है, तो दोनों के आउटसाइड 0.5 kq²/r, इसका भी 0.5 kq²/r। यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए इनसाइड 0, यहाँ इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी होता है, तो इसलिए इसका 0.1 kq²/r। टोटल इसका हो जाता है 0.6, इसका हो जाता है 0.5। तो याद रखें, हॉलो का 0.5, सॉलिड का 0.6, हॉलो का 0.5, सॉलिड का 0.6 kq²/r। तो ये दोनों की सेल्फ एनर्जी हुई रिस्पेक्टिवली, ये नोट कर लें। फिर हम बच्चे आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो इनका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देते हैं कि सर इसका Q है, इसका स्मॉल q है बाई r, ठीक है। और ये गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों गलत हो जाता है अभी देखेंगे। एक्चुअली बच्चे जब भी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो टोटल में दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि दो चीज़ें हैं ऐसे रखी हुई हैं, एक तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन हुआ उसके कारण एक एनर्जी जो आती है वो, और एक इसकी जो खुद की थी वो एनर्जी, प्लस इसकी जो खुद की सेल्फ एनर्जी है वो। तो इसलिए आपको सेल्फ एनर्जी भी, जब भी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया ना, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में उसकी सेल्फ एनर्जी भी तो एक तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है ना। तो टोटल में बच्चे सेल्फ भी काउंट होता है और इंटरेक्शन भी काउंट होता है। तो आइए देखते हैं, तो टोटल विल बी सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ क्या क्या है यहाँ पर, एक तो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पर ध्यान दें, पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि पॉइंट चार्ज का रेडियस नेग्लिजिबल होता है, और उसको रेडियस से तो नहीं देखिए, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, आप इनफाइनाइट से इसको लाए एक पॉइंट चार्ज को, ठीक है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट चार्ज को लाए, तो जब आप लाए तो यहाँ उसके पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, तो आपको लाने में, जब आप ला रहे थे, फिर से ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक इनफाइनाइट से मैं चार्ज ला रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या इसको कोई रिपेल करेगा? कोई रिपेल नहीं कर रहा है, तो मुझे इस पर कोई फोर्स भी नहीं लगाना पड़ रहा है, ऐसे सिंपली आ जा रहा है, तो मैं इस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, इसलिए इसकी सेल्फ एनर्जी 0 होती है। और इतना डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, बस आप ये जानें, क्योंकि मेंस में आपको जानना चाहिए कि पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी 0 होता है। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस हॉलो स्फीयर, इन दोनों का जो सेल्फ एनर्जी है वो लिख लें, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो इसमें और इसमें इंटरेक्शन क्या, ये देखते हैं। तो इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा? इंटरेक्शन एनर्जी हो जाता है बच्चे यू क्या होता है? यू होता है इंटरेक्शन वाला Q1 Q2 बाई आर, यही होता है, ठीक है, यही होता है पोटेंशियल इंटरेक्शन वाला। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो K U इंटरेक्शन, ठीक है, बाद में एक साथ ही लिख लेंगे। इंटरेक्शन किस में है? पॉइंट चार्ज और हॉलो स्फीयर में। तो पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी तो 0 होता है, हॉलो स्फीयर का कितना हो जाएगा? 0.5 kq²/r हो गया इसका। इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन हो जाएगा K Q1 Q2, एक का चार्ज Q कैपिटल Q है, दूसरे का स्मॉल q बाई r, ठीक है, बस हो गया। और ऐसे भी देख लो, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, इस वाले की वजह से जो इसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा यहाँ पर, वो कितना होगा? वो होगा KQ/r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो वहाँ से हो जाएगा ये KQ/r इंटू Q। तो वही, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे यहाँ से भी देख के लिख दो, चाहे आप Q इंटू V0 करके लिखो इंटरेक्शन एनर्जी, जो कि हमने देखा था, ध्यान होगा आपको, ये देखो, चाहे Q इंटू पोटेंशियल करके लिखो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ठीक है, सेम ही चीज़ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो है, ठीक है। तो
तो आई होप ये आप कर लोगे। इंट्रैक्शन इन्हीं दो में है। सेल्फ एनर्जी इसका 0 हो गया, हॉलो स्फीयर का लिख दिया, और यही आपका बच्चे फाइनल आंसर है। एंड दिस इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला याद रखें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट पता ही होगा आपको, परमिटिविटी होती है। वैक्यूम में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन मीडियम में एप्सिलॉन होती है। कहीं पर अगर मीडियम दिया हो तो हमें ये पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है ई आर, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसा हो तो आप वैल्यूज पुट कर लें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बस, ठीक है। अब फाइंड द एनर्जी डेंसिटी एट पॉइंट पी, यहाँ पर इसने एनर्जी डेंसिटी पूछा है। तो एनर्जी डेंसिटी हमें पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो होती थी जो 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, 2k लैम्डा आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी? 2k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर। यही बच्चे इसकी एनर्जी डेंसिटी होगी एट दिस पॉइंट पी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चे आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है। तो ये जो सिस्टम फॉर्म होता है दो चार्जेस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से, उसी को डाइपोल बोलते हैं। क्या? डाइपोल। और उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, कोई एक चार्ज उठा लें और उनके बीच की डिस्टेंस देख लें। डाइपोल मोमेंट सुन लें, जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर बच्चे एक सिस्टम हम फॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल। और उसका जो उस सिस्टम, उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी। मतलब कोई एक चार्ज उठा लें और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस देख लें, आपको डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे निगेटिव चार्ज से मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, बिल्कुल आप बोलो निकलती हैं जाती हैं? आप कुछ लोग ने हाँ में हाँ मिला दिया होगा। देखो निगेटिव में जाती हैं, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, ठीक है। निगेटिव में घुसती हैं और पॉजिटिव से बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर निगेटिव में जाती हैं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नहीं होगी। नहीं, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है। ये देखो ध्यान से मैंने बना रखा है, ये जो डायरेक्शन है ना बच्चे, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ऐसा नहीं उसके डायरेक्शन नहीं, उसके जस्ट अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आप देखोगे तो सर यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर निगेटिव है तो इसमें जाएगी, इससे निकलेगी, तो ऐसे कुछ करके आ जाएगा, ठीक है, यही बोलोगे आप। बीच इनके बीच में बात की जाए तो ऐसे ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट थिंग, यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन की बात हो रही है। डाइपोल की डायरेक्शन बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो वो कभी मत भूलें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डाइपोल कोई है ऐसा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो बच्चे ये जो डाइपोल है ना, ये वाला एक्सिस इसका एक्सियल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से सुनते चलें। ये डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है, उनके बीच की डिस्टेंस डी है, यही डाइपोल फॉर्म हुआ। तो ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इन्हीं के जो परपेंडिकुलर हो, एक्सियल लाइन के जो परपेंडिकुलर हो, उसको इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सियल लाइन हो गई और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो वो इक्वाटोरियल लाइन हो गई। इसका भी हम यूज करके बताएंगे, मतलब दिखाएंगे कि इक्वाटोरियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्वाटोरियल लाइन पर क्या पोटेंशियल होता है और एक्सियल लाइन पर क्या पोटेंशियल होता है। इसलिए ध्यान रखें, इक्वाटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर वाली, एक्सियल मतलब जो एक्सिस के अलॉन्ग हो। अब ये जो इक्वाटोरियल लाइन पास होती है ना बच्चे, बीचों बीच से पास होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पास करा दें। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस डी है अगर, तो इसके बीचों बीच से ये पास होती है इक्वाटोरियल लाइन। तो ये डाइपोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू डी। अब
इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम पूछा है। एक ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर -2q0 है। इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बच्चे आपसे पूछा गया है। तो देखो कर पाते हो आप, ट्राई करो। देखो हमें डाइपोल के बारे में क्या पता है, डाइपोल के बारे में पता है हमें एक -q होता है एक +q होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल होता है। ये +q तो ये -q, ठीक है, यही होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और q दोनों में ही रहता है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो सकता है क्या, एक प्लस दिखा एक प्लस दिखा, यहाँ पर -2q दिखा। तो इस -2q को क्या आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक -q0 इस साइड ले लिया, एक -2q0, यही मिलकर आपको क्या बना रहा होगा, -2q0। तो इस q0 के साथ इस -q0 का एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, और इस +q0 के साथ इस -q0 का एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर दो डाइपोल बन गए। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देखो एक डाइपोल तो ये है, एक डाइपोल ये है, और डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन होगी P, और इस वाले की भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी डाइपोल की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के बीच की मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल होगा, इसका डाइपोल का मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता क्या है, चार्ज जो कि q0 है और उनके बीच के डिस्टेंस जो कि a है। यहाँ पर भी चार्ज q0 है, डिस्टेंस ये है, तो दोनों की जो आपकी मैग्नीट्यूड है दोनों डाइपोल का, इसका और इसका इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो डाइपोल बना ले, एक डाइपोल तो आपका ये हो गया और दूसरा डाइपोल बच्चे ये हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब अगर P नेट डाइपोल निकालना है तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी की तरह एक्ट करती है, ये चीज़ ध्यान रखिए, दोनों के पास डायरेक्शन होता है। तो p² + p², 2p², दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60, तो cos 60 कर दिया। अच्छा cos 60 होता क्या है, 1/2, 1/2 होता है ना, ठीक है, 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा √3p। अब p क्या होता है, p मैंने बताया था कोई एक चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस जो कि a है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √3q0a। डायरेक्शन आपको पता ही है, ठीक है, डायरेक्शन चाहे लिखें चाहे ना लिखें दिखा दें, ठीक है, आपको ये होगा p नेट, ठीक है, दिस विल बी p नेट, नेट डाइपोल will be in this direction and it will make 30 डिग्री एंगल विथ बोथ द डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये, ठीक, नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह होता है, बट हमें बच्चे फार्मूले से मतलब है। ये मान लो डाइपोल है, वो माइनस चार्ज +q_d, तो इस पॉइंट पर जो एक्सियल लाइन पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2kp/r³। k आपको पता है, p क्या है, p डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन ही पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो 2kp/r³। ये तो हुआ एक्सियल लाइन की बात। इक्वाटोरियल लाइन पे चलो, ये तो हो गया, ठीक है। अब यही अगर बच्चे हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करें, r से, इक्वाटोरियल लाइन पर यही सेंटर से डिस्टेंस मेजर करें और r डिस्टेंस पर जाएं, यही सेंटर से ही अगर इक्वाटोरियल लाइन पर जाएं r डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है बच्चे -kp/r³। क्या, -kp/r³। ये तो 2kp/r³ है, ये होती है -kp/r³। माइनस का मतलब क्या हुआ कि अगर p इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, p हमें पता है राइट डायरेक्शन में है, तो देखो इक्वाटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज -kp/r³, यानी p के अपोजिट डायरेक्शन में p ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि ये एक्सियल पे 2kp/r³ और इक्वाटोरियल पे -kp/r³। एक चीज़ और बहुत ही प्यारी सी चीज़ जाने, ये मत भूलिएगा कभी, कौन सा, ये जो डिस्टेंस इनके बीच का होता है ना, डाइपोल का जो साइज होता है ना, वो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल फिनोमिना, मतलब हम जो r वगैरह देख रहे हैं ना, ये डाइपोल से बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मतलब डाइपोल से
मतलब डाइपोल से दूर नहीं, मतलब डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है ये r। ये जो d होगा, d इनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज मच 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 लेस दैन स्मॉल r। यानी ये जो डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं ना, इसके कंपैरिजन में डाइपोल का साइज बहुत ही छोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूले आते हैं। फिर बच्चे किसी जनरल पॉइंट पर पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वाटोरियल लाइन पे पूछे तो पता चल गया, एक्सियल पे पूछे तो पता चल गया, जनरल पर पूछ ले तो क्या करेंगे, जनरल पे जैसे ही पूछे तो देख लें ये माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। तो यहाँ पर किसी जनरल पॉइंट पर कि जो लाइन, एक लाइन ड्रॉ की, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है और एंगल थीटा बना रही है। ध्यान से देखो कि अगर इस पॉइंट से हम r डिस्टेंस पर जाएं और कितना एंगल बनाते हुए इस लाइन से थीटा, तो इसको r कॉमा थीटा नाम देंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई नेट, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्या, E net at net electric field at this point will be kp upon r cube in bracket under root 1 plus 3 cos square theta। और ये जो अल्फा होता है एंगल ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, इस वाली लाइन के साथ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाती है उस एंगल को अल्फा लेते हैं और tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 होती है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की चर्चा करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? वही डाइपोल, वही चीज़ें, सारी चीज़ें। एक्सियल लाइन पर जाएं अगर हम, किसी भी मतलब डाइपोल से छोटा सा डाइपोल होता है, ये हमेशा दिमाग में रखें कि डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर गए, ठीक है, r डिस्टेंस पर गए डाइपोल से, तो किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी kp बाई आर स्क्वायर, नॉट क्यूब, आर स्क्वायर। यह है kp बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव वाले के पास है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव वाले चार्ज के, डाइपोल के पॉजिटिव वाले चार्ज के पास है, इसलिए इसका पोटेंशियल जो है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका ये वाला जो पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, ये पॉजिटिव के पास है तो kp अपॉन आर स्क्वायर। यही पॉइंट अगर मैं r डिस्टेंस इस साइड ना लेके r डिस्टेंस इस साइड ले लूँ डाइपोल से एक्सियल लाइन पे, तो वहाँ पर बच्चे जो पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल, इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस kp बाई आर स्क्वायर। क्यों? वो इसलिए बच्चे क्योंकि ये वाला पॉइंट नेगेटिव के पास है, तो नेगेटिव डोमिनेटिंग होगा और नेगेटिव चार्ज सबको पता है कि नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो नेगेटिव के पास हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के साथ हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब पास हो, जिसके पास हो वही तो डोमिनेट करेगा। तो इसलिए, और यहाँ पर देखें इक्वाटोरियल लाइन पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर सम टाइम मान लो x होगा तो इसके कारण जो आएगा वो हो जाएगा, जितना भी हो चार्ज, जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, तो जितना ये प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव में उतना ही ये पॉजिटिव में कर देगा और नेट को यहाँ पर 0 बना देगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वाटोरियल लाइन पे हमेशा 0 होता है, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव, ये जितना पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल, उतना ही ये नेगेटिव करेगा और नेट उसका 0 हो जाएगा। अब किसी जनरल पॉइंट की बात करें, कोई जनरल पॉइंट है r डिस्टेंस पर, r कॉमा थीटा एट एंगल थीटा, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अब इसका डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मुझे आती नहीं यार, इसका डायरेक्शन होता ही नहीं। ठीक है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दिखा दिया, पोटेंशियल का डायरेक्शन आप भूल गए दिखाना, तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछना प्लीज़। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या? kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये सब यार थोड़े से फार्मूले हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कुछ बच्चों को जो पहली बार इतना सारा फार्मूला सुन रहे होंगे उनको थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी, लेकिन यार इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा खेल ही फार्मूले से है, बिना फार्मूले के इससे क्वेश्चन आपके नहीं बनने। तो फार्मूला पक्के से याद कर लेना, ग्रेविटेशन में भी बहुत काम आएगा। इसलिए मैंने बहुत जितना सिंपल हो सका है फार्मूला लिखा के आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है पोटेंशियल एट ए। अब ऐसे पूछ लेगा बना के डाइपोल, यहाँ सर 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पर पोटेंशियल बताओ, फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे, मतलब निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी
एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन हमें बताएं, वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ से ए से बी तक लाने के लिए कितना वर्क डन होगा। यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है पी मान लो, समथिंग पी दिया हुआ है, दिस इज डाइपोल पी, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो मुझे बताओ जब भी ऐसा हो, चार्ज प्लस क्यू था यहाँ पर, वो प्लस क्यू मान लो, ठीक है, इसको यहाँ से लेकर धीरे धीरे बी तक ला रहे हैं, ए से बी तक ला रहे हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बच्चे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो वर्क डन होता है ना, जब भी एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स का अगर वर्क डन देखिए तो यहाँ ए है, यहाँ पर बी, ठीक है। तो ये वाला बच्चे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट वाले केस में आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए से बी तक ला रहा है तो फाइनल पोजीशन बी है, तो वी बी माइनस वी ए। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है अगर वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वी ए माइनस वी बी, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ ये वो यहाँ, किसके वाले केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। बहुत बार बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब पोटेंशियल एट बी देख लो, पोटेंशियल एट बी कितना होगा, बी यहाँ पर है, ये बी बच्चे इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर है, और एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल होता है के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, ध्यान से देखो, एक्सियल लाइन पर के पी बाई आर स्क्वायर है, ठीक है, यही होता है। तो इस डाइपोल से, डाइपोल का साइज बहुत छोटा है, इस डाइपोल से ये कितना दूरी है, यहाँ पर आर की जो डिस्टेंस है ना, आर की जो वैल्यू है दैट इज 2d, कितनी है, 2d है। तो ये लिख लोगे आप के पी बाई 2d का स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एट बी विल बी 4d स्क्वायर, ठीक है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चे के पी बाई 4d स्क्वायर हो जाएगा। ए पर देखें, ए वाला जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पर है, कहाँ पर है, इक्वाटोरियल लाइन पर, और डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पर बच्चे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। तो हमें ए और बी पर पोटेंशियल पता करना था टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ए तो इक्वाटोरियल लाइन पर है डाइपोल के, तो कोई पोटेंशियल नहीं, जीरो हो गया। एक्सियल लाइन पर के पी बाई आर स्क्वायर होता है, पी डाइपोल मोमेंट है रखा, आर की वैल्यू यहाँ 2d है, ठीक है, 2d डिस्टेंस पर है, तो ये आ गया। अब एक चीज़ और, कुछ लोगों को लगेगा सर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ऑब्वियस है बच्चे, अगर ऐसे डाइपोल अगर ऐसे बना हुआ है, अगर डाइपोल की डायरेक्शन ये है दिखाया है, तो ऑब्वियस है कि डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव के पास है, इसलिए प्लस के पी बाई आर स्क्वायर लिया हूँ, ठीक है। तो उसमें भी अगर डाउट हो तो ऐसे क्लियर कर लो आप। वी बी पर कितना है, ये हो जाएगा के पी अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 0। पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया के पी क्यू बाई 4d स्क्वायर। पी इज डाइपोल मोमेंट, क्यू इज चार्ज, डी इज द डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको बच्चे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था 2020 में, बोला पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मतलब वो डायरेक्शन में भी कांस्टेंट बोलना चाह रहा है और मैग्नीट्यूड में तो होगा ही। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, एक पार्टिकल लिया मैंने जिसका मास m था एंड चार्ज था उसका प्लस q, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया, ठीक है। फिर बोला है इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड एंड डिस्टेंस x इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई x और v में रिलेशन पूछा है। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज कांस्टेंट, तो भैया इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, इस पर आप बोलोगे सर फोर्स इस पर Q इंटू ई लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। कोई चीज़ रेस्ट से रिलीज की गई है, रेस्ट से रिलीज की गई है और उस पर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगे तो वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, 2ad या 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज क्यू ई बाई एम इंटू एक्स से साथ पूछा है, तो ठीक है, तो एक्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होंगे, ठीक है, जो भी है।
मतलब डिस्टेंस है, x इज अ डिस्टेंस, तो d की जगह x पुट कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस स्पीड पूछा है आपसे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को x बोला है तो डिस्टेंस की जगह x रख लिया। अब यहाँ से मुझे दिखा कि v स्क्वायर इज समथिंग लाइक दिस कांस्टेंट, इसको पूरे को एक कांस्टेंट मान लो c नॉट x, ठीक है। अब ये इस तरीके का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर देखो बच्चे v की वैल्यू चाहे हम -1 रखें या फिर +1 रखें। अगर -1 रखूँगा तो -1 स्क्वायर +1 स्क्वायर रखूँगा तो भी c नॉट x और c नॉट x। तो यहाँ पर आप एक देख पा रहे होगे कि अगर v का मतलब देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करना। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि दिस विल बी पैराबोलिक, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, लीनियर कैंसिल हो गया, पैराबोलिक इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अगर v की वैल्यू -1 रखूँ या +1 रखूँ सेम ही चीज़ मिल रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दूँ, ऐसा मतलब यही वाला है, ठीक है। तो अगर v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर v की 1 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। इस ग्राफ से v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिल रही है, जबकि रियल में हमें यहाँ पर देखो v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग v की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो v की 1 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिल रही है, एक यहाँ एक यहाँ। तो v की 1 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू दिख रही है मुझे, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ठीक है, v की 1 वैल्यू के लिए। तो ये ग्राफ गलत हो गया, यानी ये ऐसे टाइप से नहीं हो सकता, ऐसे टाइप से नहीं हो सकता, तो ये गलत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ v की 1 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिली, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आइए देखते हैं कुछ इस तरीके से भी पैराबोला बनता है। एक तो देखो 2 ही तरीके के पैराबोला पॉसिबल है, 4 तरीके के पॉसिबल है। एक तो हो सकता है अपवर्ड हो, एक होता है डाउनवर्ड, एक लेफ्टवर्ड, एक राइटवर्ड। तो यहाँ पर तो केवल अपवर्ड और राइटवर्ड में हमें सेलेक्ट करना है। अब मैंने इस तरीके का कुछ ग्राफ बना दिया, तो इसमें देखो x की 1 वैल्यू के लिए क्या v की 2 वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ ध्यान से, x की 1 वैल्यू के लिए v की 1 वैल्यू यहाँ मिली, 1 वैल्यू यहाँ मिली, तो यहाँ पर x की 1 वैल्यू के लिए v की 2 वैल्यू मिल रही है। तो देखो ये इससे मैच कर रहा है, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी करेक्ट, एंड ये वाला 4th ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बच्चे बोला है कंसीडर 2 चार्ज, ये आया था आपका 2020 में ही आया था। कंसीडर 2 चार्ज मेटालिक स्फीयर S1 and S2 of radii R1 and R2, the electric field E1 and E2 on the surface of, मतलब E1 और E2 ये दोनों सरफेस के दोनों स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। दिया है रेशियो ऑफ V1 और V2 कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है, अगर ध्यान से पढ़ोगे कि 2 हॉलो स्फीयर थे या कंडक्टिंग स्फीयर, मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर। तो मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर में जो भी चार्ज होता है सारा का सारा सरफेस पे चला जाता है, आगे हम देखेंगे। तो इनमें बच्चे 2 स्फीयर थे, दोनों की रेडियस अलग अलग थी, चार्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, तो अब मैंने अलग अलग मान लिया Q1 Q2। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखें ना, तो आपको दिखेगा कि भैया इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इन्होंने E1 E2 बोला है। तो किसी भी हॉलो स्फीयर के सरफेस पर, किसी भी मेटालिक स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज KQ/R²। R क्या होती है, रेडियस। तो इसके सरफेस पर KQ1/R1², इसके सरफेस पर KQ2/R²। इन दोनों का रेशियो इन्होंने दिया है कितना, R1/R2। तो E1/E2 करें, E1/E2 हो जाएगा KQ1/R1² डिवाइडेड बाई KQ2/R2²। E1/E2 है R1/R2, तो इसकी जगह मैंने R1/R2 रखा, K से K कटा, Q1/R1² इंटू Q2। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका Q1/Q2 R1³ R2³, ये हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे सिंपली पूछा है बच्चे कि रेशियो ऑफ V1 और V2 कितना होगा ऑफ द पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। मतलब सरफेस पर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर इज
मतलब उस स्फीयर पर पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल चलिए V1 मान लो, इसके सरफेस का पोटेंशियल V2 मान लो। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है K Q1/R1, इसके सरफेस पर हो जाएगा K Q2/R2। ठीक है, रेशियो लोगे बच्चे आप तो मिलेगा V1/V2 Q1/R1 इंटू रेशियो ले रहा हूँ, ये हो जाएगा R2/Q2 R2/R1 इंटू Q1/Q2। Q1/Q2 की वैल्यू पुट कर लो R1/R2 का क्यूब। तो अगर आप बच्चे थोड़ा सॉल्व करोगे आगे तो सॉल्व कर लो, R2 से एक R2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक R1 से एक R1 कट जाएगा, तो ऊपर R1 स्क्वायर बचेगा, R1/R2 का स्क्वायर। ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, दिस ऑप्शन इज मैचिंग एंड दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, ये बच्चे आपके आया था 20 में ही आया था, बोला 3 चार्ज पार्टिकल ABC, 3 चार्ज पार्टिकल थे ABC, ये A था, ये B था, ये C था, -2Q वगैरह दिया था। फिर बोला कि चार्ज पार्टिकल, इनका चार्जेस दिया था, बोला कि x एक्सिस के लॉन्ग, इसको इन्होंने x एक्सिस बोला था और इसको इन्होंने y एक्सिस बोला था, बोला x एक्सिस के लॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आइए देखते हैं। ये बच्चे ध्यान से देखो, इसकी रेडियस d दी हुई है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है +2Q है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस सेंटर ऊपर ही पूछा है, बोला है कि O इज द सर्कल फॉर्म्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अलोंग x डायरेक्शन कितना होगा, यानी O पर x एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो ये बच्चे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियस है पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मान लो सेंटर पर, वो E0 मान लो। ठीक है, ये वाला क्या है, ये निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है, जितना ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 2Q है, ये भी 2Q है, लेकिन निगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा बच्चे, ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा वो भी सेंटर पर E0 ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, E0 ही ये भी प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा E0 + E0। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में भी होंगी। देखो ये प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में E0 मैग्नीट्यूड का, ये भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो 2E0 हो जाएगा टोटल मिला के। ये वाला मान लो E1 प्रोड्यूस कर रहा होगा, चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसको बच्चे मैंने E1 नाम दे दिया। क्या, E1। तो E यहाँ पर टोटल E0 किसी एक की वजह से है, तो किसी एक की वजह से हो जाएगा K 2Q/d² इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2E0 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4KQ/d²। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E0 वो हो जाएगी इतनी। ठीक है, उसके अलावा E1 की बात करें तो E1 का कितना हो जाएगा, E1 को दिखाएं आप। E1 क्या है, K 4Q के कारण प्रोड्यूस हुआ है, 4Q लिख लें। देखो जब आप, मैंने पहले बताया था, जब आप एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लें ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड 4Q है, लिख लिया, /d²। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर x एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस क्या होगा, इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस हो जाएगा E1 cos 30, इसका कंपोनेंट इसके x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, E1 cos 30 प्लस ये टोटल कितना है, ये टोटल है बच्चे 2E0, तो इस 2E0 का x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, 2E0 cos 30। ठीक है, E1 कितना है बच्चे, E1 है आपका cos 30 कॉमन ले लो चाहे, तो E1 हो जाएगा आपका 4KQ/d² और 2E0 कितना हो जाएगा 4KQ/d², यानी 8KQ/d²। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 8KQ/d², और ये हो जाएगा बच्चे आपका √3 Q इंटू 1 K की वैल्यू रखो, देखो ये हो जाएगा बच्चे 4। ठीक है, ये 4 हो गया, तो 1/4πε0 होता है K, तो 4K हो जाएगा 1/πε0। ठीक है,
1/πε0 इंटू डी स्क्वायर, √3³ πε0 डी स्क्वायर से ये मैच कर रहा है एंड दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अब बच्चे इतना आप नेक्स्ट चले नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन एक और है, ये भी बच्चे 2020 में ही आया था। बोला था ए स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ टेबल। एक टेबल थी, उससे एज से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मास। वाई और एक्स में कैसा रिलेशन होगा? तो देखो, एक मान लो एज था टेबल से, वहाँ मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया, बोला है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में और mg लग रहा होगा इस पे नीचे और QE फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में भी अगर इसका x डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, y डायरेक्शन की बात करें तो 0 हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ना बच्चे, वो हो जाएगा जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इट्स मास। इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स कर दो, तो y डिवाइडेड बाई एक्स कर दोगे टी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा g बाई ए एक्स, या फिर g बाई ए एक्स की वैल्यू QE बाई एम। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि y विल बी mg बाई QE इंटू एक्स। ये समथिंग लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, y इज इक्वल टू m0x टाइप की इक्वेशन कुछ बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इसमें केवल ये है, सो दैट दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, एक बच्चे और आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, दो कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर थे, एक की रेडियस r दूसरे की 4r, चार्जेस दोनों के Q1 Q2 दिए गए थे। गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंसेंट्रिक स्फीयर आर इक्वल। मतलब उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्या होती है? वो होती चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों का इक्वल था। तो यानी पहले का अगर देखूँ, ये छोटे वाले का, इसका चार्ज Q1 है और वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4πr²। दूसरे का चार्ज Q2 है और वो है 4π4r² में। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा Q1 विल बी Q2/16। एक तो ये रिलेशन आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होने से। फिर बोला गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल द पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना होगा? तो इसका पोटेंशियल मान लो A होगा सरफेस पर, इसका B होगा। ठीक है, मतलब मतलब यहाँ एक पॉइंट A ले लिया, यहाँ एक पॉइंट B ले लिया। ठीक है, ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस पूछा है, यानी R पर जो पोटेंशियल होगा और जो B पर पोटेंशियल होगा उसके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा। तो आइए देखते हैं, A पर पोटेंशियल देखते हैं, पॉइंट A पर। तो पॉइंट A पर बच्चे इन दोनों स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आएगा, यानी पोटेंशियल एट A विल बी ड्यू टू बोथ V1 V2। अच्छा, पॉइंट A लाई कर रहा है इसके सरफेस पर पोटेंशियल हो जाता है KQ1/R, 1 की वजह से तो इतना हो गया V2। सेकेंड स्फीयर के अंदर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट A पर हमें क्या देखना? हमें देखना बच्चे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके सरफेस पर और इसके सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, यानी VA और VB पता होगा तो हम उसका डिफरेंस आसानी से देख पाएंगे। अब हमें क्या करना होगा? हमें VA पर नेट पोटेंशियल पता करना होगा और VB पर नेट पोटेंशियल पता करना होगा। तो VA पर नेट पोटेंशियल होगा क्या? जो 1 प्रोड्यूस करेगा और जो 2 प्रोड्यूस करेगा उसी का सम। तो 1 वाला इस पर कितना प्रोड्यूस करेगा? ये पॉइंट जो A है ये 1 के सरफेस पर है, तो सरफेस पर होता है KQ1/R। यही वाला पॉइंट इसके अंदर है, तो अंदर होता है KQ/R। तो बाहर वाले का कितना है? V2 का है KQ2/R। R कितना लोगे इसका? 4R लोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब R क्या होता था वहाँ? कैपिटल R होता था। कोई भी किसी भी स्फीयर के अंदर जो पॉइंट हो वहाँ पर अगर चार्ज Q हो तो यहाँ उसके अंदर होता था बच्चे KQ/R पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के अंदर है, इसलिए उसकी वजह से उस पर इतना पोटेंशियल आया। पोटेंशियल एट B देख लें। B वाला पॉइंट बच्चे, B पर भी दोनों की वजह से ही प्रोड्यूस होगा।
तो पहला वाला कितना प्रोड्यूस करेगा, पहला वाले के लिए ये पॉइंट भी बाहर सिचुएटेड है, तो पहला वाला प्रोड्यूस करेगा KQ1/R। कितना दूर पर है, ये है बच्चे 4R दूरी पर सेंटर से, तो KQ1/4R हो जाएगा। ये वाला पॉइंट दूसरे वाले के सरफेस पर ही है, तो KQ2/4R। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देख लो, तो VB माइनस VA अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस देखें तो हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 3/4 KQ1/R। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करो, क्योंकि इसने K के फॉर्म में नहीं दिया बच्चे, इसने दिया है एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो 3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, तो ये हो जाएगा 3/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक है, यही बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस ऑप्शन इज मैचिंग एंड दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, प्यारा सा सिंपल सा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में दिया है टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस और सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस की वैल्यू बड़ी है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई दो प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट के कारण सबको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कोई मैं जनरल अगर मानूँ यहाँ पर, तो ये आपका माइनस सिग्मा वाला है और ये प्लस सिग्मा वाला है। ठीक है, तो प्लस के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, प्लस हमेशा प्लस से दूर जाती है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। ठीक है, इसको सिग्मा प्लस वाले को कुछ नाम दे दे, सिग्मा 1 नाम दे दे, माइनस को सिग्मा 2 नाम दे दूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बच्चे अलग अलग है। सिग्मा माइनस की बात करें तो माइनस की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, चाहे मैं यहाँ पर लूँ तो इसका नेट कुछ इस तरीके से आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी अगर ले लूँ, यहाँ पर भी ले लूँ, तो ये तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर भी सिग्मा 2 आएगा और यहाँ पर भी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ पर भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो इसका भी नेट इसी डायरेक्शन में लाई कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमें एक चीज़ पता चल गया कि हमेशा ये वाला है, जितना चूँकि ये और ये तो चेंज हो नहीं रहे हैं, तो जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये हमेशा रहेगा, तो हमेशा लीनियर ही रहेगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा रहेगा ना, तो स्लोप हमेशा यहाँ कुछ है, यहाँ पर देखो स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पहुँचने पर कुछ हो गया, यहाँ पर फिर और कम हो जाएगा, जबकि रियल में ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर हो गए, लीनियर में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब कैसे डिसाइड करें, नेट तो हमें पता चल गई, दोनों में साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो अगर tan थीटा देखो आप, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जो है वो, और बेस वाले डायरेक्शन में जो है वो। तो देखो सिग्मा 1 चूँकि बड़ा है, सिग्मा 1 तो पॉजिटिव माना है हमने ना, इसके लिए हमने इसी को सिग्मा 1 से कोरिलेट किया है, तो चूँकि सिग्मा 1 बड़ा है, तो सिग्मा 1 बड़ा है तो tan थीटा भी बड़ा हो जाएगा 1 से, तो थीटा बड़ा हो जाएगा 45 डिग्री से, यानी जो थीटा, ये थीटा होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप वाला होगा, ज़्यादा स्लोप वाला। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी होगी। तो यहाँ पर इन दोनों में यही डिफ्रेंशिएट करना है बच्चे कि इसका देखो थोड़ा सा कम है और ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है, तो जो ज़्यादा स्टीप होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी होनी होगी, वही बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिला के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।